हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग एंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर से होने वाला है ना। तो दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर का जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों इसी तरीके से रेगुलर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं 100% कह सकता हूं कि आप सभी का एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, या यूं भी कह सकता हूं कि इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों पूरा A to Z क्वेश्चंस को लिया गया आपके चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो इसको करते हैं ठोस अवस्था का। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की सहसंयोजन संख्या क्या है ना। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की सहसंयोजक संख्या क्या है। तो इसको क्या याद रखना है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता दे रहा हूं ताकि आप लोग का समय ज़्यादा न बर्बाद हो। तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, बी होगा 4। कितनी होती है संख्या, 4 होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम के लिए। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस ठोस है। तो कभी अक्रिस्टलीय कह देता है, कभी अमॉर्फस कह देता है। तो ये भी 2012 का क्वेश्चन है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांच। तो जो स्टूडेंट अभी तक से नए हैं इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है ना। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या याद रखना है, CrO2 है ना। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ना दोस्तों, यह क्या करता है, धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। यह 2017 में पूछा गया है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन बेवेदार ठोस है ना। क्या है, बेरवादार ठोस। तो यहाँ पे आंसर आप लोग को क्या याद रखना है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टर्ज ग्लास है ना। क्वार्टर्ज ग्लास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। कभी कभी आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है, तो फार्मूला भी याद रखना और नाम भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2020 के एग्जाम में भी पूछा है, और अभी आप लोगों ने देखा था 2017 की 13 में पूछा हुआ था ऐसे ही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कांच है ना। इसका कांच आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है HCP है ना। HCP एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है। तो आंसर क्या होगा HCP में। तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है दोस्तों, कितना होगा, 6 गो होगा। क्या होगा, 6 गो। हेक्सागोनल है यानी कि 6, ठीक है ना, हेक्सा है। तो चलिए आगे बढ़िए, 2020 के एग्जाम में है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म दर्शाता है ना। कौन सा ऐसा है, एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, CrO2 है ना। यह विद्युतीय गुण को भी दर्शाता है और लौह चुंबकत्व को भी दर्शाता है। तो ये दोनों है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस बताना है, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हीरा, जो कि क्रिस्टलीय ठोस है। कांच, रबर, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, अक्रिस्टलीय ठोस में कांच तो है ही और रबर भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2018 के एग्जाम में पूछा गया BCEC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है ना। BCEC जो इकाई है दोस्तों, सेल है, उसमें कितना प्रतिशत खाली जगह होता है, खाली जगह बताना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यह राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, 32%। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पर बचेगा कितना, 9 में 68% क्या होता है दोस्तों, भरा होता है। ठीक है, 68% क्या होता है, भरा होता है, याद रखिएगा। 32% खाली और 68% भरल होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कहता है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल
है ना क्लोज पैक, है ना हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कह दे तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 12 कोऑर्डिनेशन संख्या होती है ना। और इसमें यदि एक और क्वेश्चन था अभी, है ना, परमाणुओं की संख्या कहें तो 6 होती है, परमाणुओं की संख्या 6 और कोऑर्डिनेशन 12। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड एवं अष्टफलकीय वायर्ड होता है? तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों होता है ना। तो यहाँ पे आंसर चलिए मैं बता देता हूँ, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को याद रखना है HCP और CCP, है ना, क्यूबिक क्लोज और हेक्सागोनल क्लोज पैक। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? अच्छा चालक पूछ रहा है ना, विद्युत का अच्छा चालक, न कि अचालक कह रहा है। तो अच्छा चालक की बात की गई है तो इसका आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को मार सकते हैं, ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट एक अच्छा चालक है जो कि क्या है दोस्तों? अधातु है। यह क्या है? एक अधातु है और अधातु में सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट को माना जाता है और सबसे बढ़िया धातु में चालक चांदी को माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है? निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है? तो इसका आंसर आप सभी को क्या याद रखना है भाई सब? ऑप्शन नंबर सी, हीरा। क्या याद रखना है? हीरा। ठीक है, जालक ठोस की बात करें तो आप सभी लोग हीरा टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या याद रखना है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ठोस का विद्युत का सुचालक नहीं है यानी कि अचालक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी कि कह सकते हैं I2 और H2O। ठीक है, विद्युत का सुचालक नहीं है। पानी में तो भाई अच्छा सॉलिड अवस्था में ना है, सॉलिड अवस्था में नहीं, लिक्विड अवस्था में तो भाई हो जाता है, लिक्विड अवस्था में तो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तो देखिए जो आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं, वो गलित अवस्था में विद्युत का चालकता का बहुत कम मान होना। ठीक है, यही होता है। ठीक है, नहीं है, बाकी सब है। भंगुर प्रकृति होता है आयनक में, अन्योन्य क्रिया में अधिकतम प्रबल और विषम दैशिक प्रकृति किस में होती है दोस्तों? तो आयनिक ठोस में होती है। ठीक है, और ये वाला चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है आयनिक के लिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है ना। कौन सा ऑक्साइड है? तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, है ना, TiO3। TiO3 यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका राइट। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल किसके द्वारा अध्यासित नहीं हो सकते हैं? किसके द्वारा अध्यासित नहीं हो सकते हैं शुद्ध क्रिस्टल में? तो इसका आंसर क्या होगा? यह होगा इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन होगा। किसके द्वारा नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहना चाहिए और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस में। किस में नहीं कर सकते हैं? आयनिक ठोस में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न
है ना, जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, एक्सटर्नल क्वेश्चन है, सारा मिक्स इसमें है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। 19 नंबर कहता है दोस्तों AgBr क्रिस्टल किस प्रकार का दोष दर्शाता है ना। AgBr किस प्रकार का दोष दर्शाता है। पहला नंबर है शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। ये सब चीज़ को आप लोग थ्योरी में भी पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। ये दो जो क्वेश्चन है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। धातु अधिक्या दोष और ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे कहता है धातु न्यूनता दोष। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो कौन सा दोष दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। AgBr में क्या होता है, शॉर्टकी दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पहला और दूसरा केवल है, तो इसका आंसर यही दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है दोस्तों द्विविमीय है ना, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या है। द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या याद रखना है दोस्तों, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो द्विविमीय कहे तो 4, किसका 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे याद रखिएगा। कितना, उप सहसंयोजन संख्या तो 4 होगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष किस दोष को कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, फ्रैंकल दोष को कहते हैं ना। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, जो वो क्या होते हैं, विस्थापित होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शॉर्ट की फ्रैंकल दोष। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों क्या अमॉर्फस ठोस को कहा जाता है। अमॉर्फस ठोस को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है। तो इसको तो अंग्रेजी में कहते हैं अमॉर्फस, हिंदी में क्या कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और भी कहते हैं ना अभासी ठोस कहते हैं, और अतिशीतत द्रव्य भी कहा जाता है, क्योंकि कांच एक कैसा है, अतिशीतत द्रव्य है। और कांच किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अमॉर्फस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर सकते हैं, उपयुक्त में से सभी, ये तीनों को कहा जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहता है दोस्तों क्वार्टर्स है ना, क्वार्टर्स है यह क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, यह अक्रिस्टलीय है, अभासी ठोस है, अतिशीतत है। तो ये तीनों चीज़ तो एक ही का एग्जाम्पल है भैया। बच्चा कौन, तो क्रिस्टलीय बच्चा है ना, क्रिस्टलीय बच्चा। तो यहाँ पे 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हमने सीखा कि अक्रिस्टलीय को ही अभासी ठोस कहते हैं, अतिशीतत द्रव्य भी कहते हैं, हमने सीख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलीय ठोस है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, कांच तो होगा नहीं, रबर तो होगा नहीं, अब बचा क्या, सी और डी। तो सी और डी में से कोई एक है जो क्रिस्टलीय है। तो अब जो भी हम लोग मारेंगे उससे सीख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रॉक साल्ट क्या है दोस्तों, एक क्रिस्टलीय ठोस है। और जैसा कि आपको पता है नमक क्या है दोस्तों, एक क्रिस्टलीय ठोस है, और यह एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में होता है। ठीक है ये पता होना चाहिए, एक ही शेप में होता है। चाहे चीनी की बात कर लो, चीनी भी एक ही शेप में होता है। और जहाँ प्लास्टिक की बात आई तो प्लास्टिक हमारा क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। तो 3 एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, पहला कांच, रबर और प्लास्टिक। और इसमें क्रिस्टलीय में आपको देखने को मिला ग्रेफाइट हो गया, रॉक साल्ट हो गया, ये सब। आगे बढ़िए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है, ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है ये कह रहा है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठोस I2। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ दे कि ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है तो I2 को मार सकते हैं, ठोस I2 यही ऑप्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस नहीं है, कौन सा आयनिक ठोस नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या याद करना है आप सभी को, है ना, ऑप्शन नंबर डी H2O है ना, H2O यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आयनिक ठोस नहीं है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, आइस। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहता है आध्य घनीय यानी कि सिंपल क्यूबिक, ये BCC है ना, BCC और FCC के एकल कोशिका में परमाणुओं की कुल कितनी संख्या होती है। पहले हमको सिंपल में बताना है, फिर BCC में बताना है, फिर उसके बाद FCC में बताना है, तीनों का बताना है। तो सिंपल में कितना होता है दोस्तों, आप सभी को याद होना चाहिए। सिंपल में कितना होता है, 1 होता है। BCC में कितना होता है, 2 होता है। परमाणुओं की संख्या बात कर रहे हैं, ठीक है, परमाणुओं की संख्या की। और FCC में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है तो ये चीज़ें याद रखिएगा।
तो पहला में 1, फिर दूसरा में 2 और ये तीसरा में 4। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा आप सभी को? ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1, 2 एंड 4, ये तीनों लाइन बाय लाइन सजा हुआ है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्तों, माना कि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है। मान लिए हैं कि निविड संकुलित गोलों की संख्या क्या है दोस्तों? बड़की n है। तो जनित है ना बनाया गया चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो बनाया गया जो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या होगी दोस्तों वह क्या होगी? तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे 2n होगी। कितना होगी? 2n होगी। ठीक है, कितना होता है? 2n होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः है, यानी कि इन दोनों में संकुलन क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को क्या याद रखना है? HCP में कितना होता है दोस्तों? 74 और CCP में कितना होता है? 74। तो दोनों का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, 74 है, यानी कि दोनों में दोस्तों संकुलन क्षमता समान होती है। और रिक्त कितना होता है? तो 100 में से यदि 74 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 26% क्या है? रिक्ति है। तो दोनों का कितना रिक्तियाँ हो जाएंगे? 26%। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास भेजिए इसको, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।